नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन में। मैं डॉक्टर रवि कीर्ति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में इन डेप्थ। इससे पहले हम रिलेशनशिप के कई पार्ट्स पर बात कर चुके हैं। हम जो सीरीज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, उसमें कई मुद्दे पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं उनको लेते हुए और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के पर्पज से। तो रिलेशनशिप है क्या, ये जो रिश्ते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, इस पे आज हम बात कर रहे हैं कि दो लोगों के मिलने से एक रिश्ता बनता है। जब हम किसी चीज से या किसी इंसान से कनेक्टेड फील करते हैं तो उस चीज या इंसान या उस स्थिति के लिए हमारा उससे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और उसकी वजह से हम उसको प्रभावित भी कर रहे होते हैं और खुद उससे प्रभावित भी हो रहे होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, एनर्जी ट्रांसफर भी होती रहती है। आपके अंदर वो एनर्जी जिस रूप में है वो अलग रूप में दूसरे में जा सकती है। दूसरे की एनर्जी जो है वो जिस रूप में है उससे ट्रांसफॉर्म होके अलग रूप में आपके अंदर आ सकती है और इस तरीके से ये एनर्जी का एक्सचेंज भी चलता रहता है रिलेशनशिप में। और इसी वजह से वो रिलेशनशिप अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि हर रिश्तों से जुड़े कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कुछ ड्यूटीज हैं। इस वजह से उन रिश्तों को उनके आधारों पर तरह तरह के नाम भी दिए जाते हैं। चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, पुत्री का हो। इस तरीके से कई हजारों तरीके के संबंध जो हैं वो हमारे आंखों के सामने आते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में खास तौर से हम बात करने वाले हैं और लगभग उन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे या आज हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो प्यार वाले संबंधों में ज्यादा देखे जाते हैं। चाहे अब इसमें आप किसी भी कपल को ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ को ले लीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ले लीजिए, या दो दोस्तों को ले लीजिए जिनके बीच में प्यार ज्यादा है और वो लगभग हम उम्र से हैं, एक दूसरे के साथ में रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। ऐसे रिश्तों के बारे में हम बात कर रहे हैं और ज़्यादातर ये इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो रिलेशनशिप की पैथोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है। उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कैसे हम उनको रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे हम रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिश्ते जो हैं उनके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो कोई भी जो आपके संबंध हैं वो संबंध कम्युनिकेशन के बेसिस पे रन होते हैं। दो लोगों का आपसी संबंध है तो उनके बीच में चाहे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा जरूर। कम्युनिकेशन के अलावा दो लोगों के बीच के संबंधों में आपसी सम्मान की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो रेस्पेक्ट वहां होना चाहिए। हालांकि उनके एग्जिस्टेंस में उनकी फैमिली की अपब्रिंगिंग का बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहता है। हस्बैंड वाइफ की जब हम बात करते हैं तो वाइफ एक दूसरी फैमिली से आती है, हस्बैंड एक दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन प्लेटफॉर्म उनका रिश्ता ही है। तो
ऐसे समय में ज़्यादातर कंडीशन में उनको ये भूलना पड़ेगा कि वो इससे पहले की बिलोंगिंग्स के साथ हैं। उनको अभी इस रिश्ते की बिलोंगिंगनेस के साथ में स्टे करना चाहिए और उसी को समझ के अपने एक्शंस और रिएक्शंस डिसाइड करने चाहिए। फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो इक्वालिटी भी एक बड़ा मेजर पार्ट है, क्योंकि रिश्तों में चाहे वो पार्टनर कोई भी रोल प्ले करता हो, बट वो एक काउंटर पार्ट के रूप में है और हमारा इंटरडिपेंडेंट पार्ट है। वो हम उस पे निर्भर हैं, वो हम पे निर्भर हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम उसके साथ में कुछ रोल्स शेयर करते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, हम ड्यूटीज शेयर करते हैं, कभी कभार एक्सचेंज भी करते हैं। ट्रस्ट, रिलेशनशिप में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मान के चलिए कि रिश्तों में ट्रस्ट एक नींव है और इसी से सारे इमोशंस जो हैं वो कई बार या तो डैमेज हो जाते हैं या स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट की वजह से। होनेस्टी या लॉयल्टी की बात करें तो रिश्तों में ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। एम्पैथी और ओपननेस रिश्तों में होने चाहिए। रिश्तों के जो फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें एम्पैथी और ओपननेस का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को, एक पार्टनर अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर पाए, शेयर कर पाए, अपनी इंटेंशंस बता पाए, अपनी डिजायर्स बता पाए, अपनी एक्सपेक्टेशंस बता पाए, अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर कर पाए और सामने वाला उस चीज को ओपनली सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, तो वो जो है रिश्ते को एक बेस अच्छा प्रोवाइड करते हैं। एटीट्यूड जो है वो करेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। करेक्टिव एटीट्यूड का मतलब भी ये नहीं है कि हर बात में कमी निकाल के उसका करेक्शन किया जाए। मोटिवेशनल मेथड से भी सामने वाले को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, पार्टनर में चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड उसका जो है वो यूज करना स्ट्रॉन्ग बना देता है रिश्तों को। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में एक फीलिंग होती है जिसमें आप नहीं होके हम वाली जो फीलिंग है, वी फीलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लव, इंटिमेसी, बैक सपोर्ट, ये सारी चीज़ें उस वी फीलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और वी फीलिंग को रखने के लिए आपको एक फीलिंग, और अगर इंडिविजुअलिज्म को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो एक बात और मैं रेमेडियल बता देता हूँ कि जब भी आप रिश्ते की बात करें तो रिश्ते को एक बच्चा समझ के बात करें। उस बच्चे को जिस तरीके से मानव के बच्चे को ना, इंसान के बच्चों को प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कि वो चलने फिरने ना लगे 2-3 साल तक उसको बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से रिश्तों को भी केयर, प्रॉपर टाइम और उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से बच्चों की हम करते हैं, वैसे ही उस रिलेशनशिप के लिए भी हमें उतना टाइम, उतने एफर्ट्स और उतना फोकस लगाना पड़ता है। अगर आप पेरेंट के रूप में अगर आज ये बात सुन रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप पेरेंट के रूप में नहीं है तो अपने पेरेंट से बात करके पूछिएगा कभी, तो शायद आप अच्छे से बेहतर समझ पाए कि क्या किसी पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए उनके स्टेबल हो जाने के बाद, कहीं सेटल हो जाने के बाद ख़त्म हो जाती है? नहीं, नेवर एवर। बच्चा हमेशा पेरेंट्स के लिए बच्चा ही रहता है और उसकी केयर करना, उसकी चिंता करना, वो उनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर यही एटीट्यूड हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया एज ए चाइल्ड, मानते हुए अपने रिलेशनशिप को
कि हाँ ये मेरा रिश्ता है, मेरे बच्चे जैसा है, इसको मुझे अपना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। उसका न्यूट्रिशन क्या है? प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ लव, प्रॉपर म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और लॉयल्टी। तो अगर ये चीजें अगर उस रिलेशनशिप को मिलती रहेगी, आई थिंक कि वो अच्छे से ग्रो करेगा। आखिरी पॉइंट भी इसका इक्वल ग्रोथ का है। फंडामेंटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इक्वल ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सेम रैंक से प्रमोट होता है, वाइफ भी सेम रैंक पे प्रमोट हो जाए, वैसा नहीं होता। यस, लेकिन दोनों इक्वली एक दूसरे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट डेवलप करें, और ये जरूर देखें कि सिर्फ एक पर्सन ग्रो ना करे, सिर्फ एक पर्सन ग्रो ना करे, दूसरा पर्सन भी ग्रो करे। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां हस्बैंड ने वाइफ को बहुत सपोर्ट किया और वाइफ भी आज एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लेडी है। हाँ, पहले एक जमाना था जब ये अक्सर सुनने में आता था, आज से 10 साल पहले तक मैं ये चीजें सुन रहा था, जब मैं इस तरीके के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैं सुन रहा होता था, तो अक्सर मैंने सुना है कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है, मेरी मदर का हाथ है। ठीक है, ये मैंने अक्सर सुना है। लेकिन आज के एनवायरनमेंट में पिछले 7-8 सालों में मेरे सामने इस तरीके के वीडियोस बहुत कम आए हैं, या इस तरीके के कहीं मैं लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ किसी सक्सेसफुल पर्सन के, तो बहुत कम किसी ने ऐसा बोला होगा कि नहीं नहीं मेरी सक्सेस के पीछे मेरी वाइफ का या मेरे मदर का हाथ है। वो अपना स्ट्रगल बता देंगे, वो अपने एफर्ट्स बता देंगे। मानता हूँ कुछ लोगों की लाइफ में सच में ऐसा बैक सपोर्ट नहीं होता है, मैं मानता हूँ उनके साथ हो सकता है, बट ज़्यादातर कंडीशन में आजकल वो क्रेडिट उनको नहीं मिलता है। इट मीन्स कि ये चेंज भी सोसाइटी के अंदर आ रहा है धीरे धीरे, कि हर पर्सन अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को फोकस किए हुए हैं, तो वो किसी की बैकबोन बनना पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इक्वल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तब इक्वली एक दूसरे को ग्रो के चांसेस देना या ग्रोथ में सपोर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, और उससे रिलेशनशिप बहुत बेटर वर्क कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं। तो इसका अगर हम अपोजिट करके देखें, ठीक है, कि एब्यूजिव कम्युनिकेशन पैटर्न हो, किसी का डिफेम करने की जो बार बार ट्राई करता हो, डिसरेस्पेक्ट करता हो, ठीक है, चीटिंग करने वाले लोग हैं जो इमोशनली या फिजिकली एक दूसरे पार्टनर को चीट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का बिहेवियर है, नार्सिसिस्ट टाइप की जो पर्सनालिटी होती है, ठीक है ना, वो भी इसमें एड ऑन किया जा सकता है। ऑल्दो उनके लिए भी कटआउट मेथड ठीक नहीं होता, उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। उनके साथ डील करने का पैटर्न अगर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, उनके कुछ पॉइंट्स हैं अगर उनको अंडरस्टैंड किया जाए, तो शायद थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है उस रिलेशनशिप को। प्री अजम्पशंस जो हैं वो रिलेशनशिप को बिगाड़ते हैं, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। अनरियल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रिलेशनशिप को बिगाड़ती हैं, ठीक है। और पावर का जो बैलेंस है वो अगर फैमिली में प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी ये चीजें रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। अनरिजोल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, आज कुछ बात थी जिस पे डिस्कशन करके उसको रिजोल्व किया जा सकता था, बट उसको लॉन्ग टर्म तक रखा जा रहा है, और फिर आगे उसकी वजह से वो नाराजगियां बढ़ती जाती हैं, वो परेशानियां बढ़ती जाती हैं, और उसका कोई अंत ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी वो रिश्ते बिगड़ते हैं। या कम्युनिकेशन पुअर होने की जगह अगर ऐसा कर लिया जाए कि रिलेशनशिप रखा ही ना जाए, कम्युनिकेशन को बिल्कुल डिबार कर दो, रोक दो कम्युनिकेशन को, जिस तरीके से कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, कहीं कंप्लीट इग्नोर मार दिया जाता है या अवॉइड कर दिया जाता है, तो वैसे भी रिलेशनशिप बिगड़ते ही हैं नेचुरली। अब बात करते हैं कि कभी इन रिश्तों के बीच में इश्यूज ना आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो लोग अलग अलग फैमिलीज के होते हैं, उनके बीच में रिश्ता है, और वो रिश्ता जो प्यार का रिश्ता है वो टकरार का रिश्ता भी बन सकता है, प्यार के बाद उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और इनको डील करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, अगर वो यूज किए जाएं तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं डेफिनेटली, और होते भी हैं। अब जो मैंने एक पिछली बार वर्ड यूज किया था, ठीक है, कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड की जगह करेक्टिव एटीट्यूड हो तो ज़्यादा बेटर है। तो उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिलेशनशिप को बेटर किया जा सकता है, उसको हील कैसे किया जा सकता है, या अपने आप को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो जब भी क्योंकि दो लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आते हैं, तो उनके अपब्रिंगिंग मेथड अलग अलग तरीके के हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट काइंड की होगी, उनके एक्सेप्टेंस लेवल अलग अलग होंगे, उनकी अवेयरनेस लेवल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे बैलेंस बनाना ही सबसे मेजर, अगर प्रायोरिटी एक पर्सन बना ले कि यस, मेरी और सामने वाले पर्सन की, मेरे पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग को मैं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको सामने वाले को भी सुनना और समझना है, और अपने को भी एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो, एड्रेस करो उस इशू को, उसको कभी भी अनरिजॉल्व ना छोड़ो। सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। टारगेट बिहेवियर, अगर आप कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी जगह ये ना हो कि ये होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है ना। सामने वाला माइंड रीडर नहीं हो सकता हमेशा, तो उसको बता दो कि अगर अच्छा ये ना करके ये किया होता तो आई थिंक कि इट कुड बी बेटर। तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन भी अपनी लाइफ में पीस चाहता है, आई थिंक, तो वो ऐसा करेगा, उन चीज़ों को एज ए फीडबैक लेगा, और उस फीडबैक के बेसिस पे वो अपने आप को चेंज करेगा। सॉल्यूशंस जो भी डिसाइड होते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, उनके एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करना चाहिए, कि कपल्स ने बैठ के डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद एक पॉइंट पे पहुंचे कि हाँ अब से हम ये चेंजेस लाने वाले हैं, दोनों मिल के लाएंगे ना। चेंजेस कभी भी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कंप्लीटली, दोनों मिल के करेंगे। तो अगर दोनों मिल के करना चाहते हैं तो सिर्फ वो वर्बल ना करें, उसको फिजिकली उन चीज़ों को अप्लाई करें लाइफ में, और वो चेंजेस करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर प्रैक्टिस की जानी बहुत ज़रूरी है। आप में एम्पैथी होनी चाहिए। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी अगर है किसी की, तो उसमें एम्पैथी नहीं मिलेगी, वो एक अलग इशू है, तो उनको डील करने का और अलग रेमेडियल है। उसको आगे जब और सीरीज करेंगे तब हम इसमें शेयर कर देंगे। तो प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं आप? फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, बैलेंस प्रैक्टिस करें, कि मेंटल बैलेंस बना के रखना है हमें, ठीक है ना। अपने किसी भी पर्सनल एजेंडा की वजह से रिलेशनशिप को बोदर ना करें। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर, लिसनिंग एबिलिटी को इन्हेंस करें थोड़ा सा, कि जब पार्टनर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको सुने समझे, ना कि उसके बीच बीच में उसके पूरे आर्ग्यूमेंट को मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन को आर्ग्यूमेंट में चेंज कर दें, वैसा नहीं हो, ठीक है। कई बार हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है सामने वाले पर्सन को, कि वो अपनी चीज़ों में चेंजेस लाएगा, उसके लिए उसको हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी करना चाहिए। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप को जल्दी रिकवर कर सकते हैं अगर किसी बुरे फेज में वो हैं तो। इसके लिए आपको ये थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे, रिलेशनशिप की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। नेचुरल है कि अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस जिनकी अच्छी होती है वो पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं बिल्कुल, और जनरली आर्ग्यूमेंट्स में और रिएक्शंस की तरफ नहीं लपकते हैं, वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़े से रिलेशनशिप के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करें। हमेशा रिश्तों में रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़, ये दोनों जुड़े हुए पार्ट हैं। रिश्ता बनेगा
एक दूसरे से उस रिश्ते के लिए कोई ना कोई एक्सपेक्टेड रोल होगा, उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी और वो करनी पड़ेगी। जैसे मदर बन रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चों के प्रति आपका कुछ पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी आया, फादर बनने के रूप में फादर का अपना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आया, ठीक है ना, कुछ ड्यूटीज बन गई हैं कि हाँ अब ये चीजें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जो आप पहले इससे नहीं करते थे। वैसे ही आप एक इंडिविजुअल पर्सन थे, लेकिन अब आप किसी के पार्टनर बन गए हैं, आप किसी के लवर बन गए हैं, आप किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गए हैं, तो हस्बैंड या वाइफ बन गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके कुछ सर्टेन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आएंगे, उनके साथ कुछ ड्यूटीज कनेक्टेड होती हैं और वो ड्यूटीज आएंगी। अब कई बार होता है कि किसी को लगता है कि इतनी ड्यूटीज नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ड्यूटीज आ गई हैं, तो इनको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। कुछ को लगता है कि मेरे को तो करना ही नहीं है, ये ड्यूटीज और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं ये मेरे पाँव की बेड़ियां हैं, मेरे को इससे जकड़न महसूस होती है, मेरे को इससे आज़ादी चाहिए। तो यस, रिश्ता खत्म करने से ही वो आज़ादी मिलेगी, क्योंकि रिश्ते में रहते हुए तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो। अब बात आती है कि प्रोग्रेसिवनेस होना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रोग्रेसिवनेस को कैसे समझे रिश्तों को लेके, मैंने एक पॉइंट पहले बताया कि ग्रोथ जो है इक्वली दोनों को सपोर्ट मिलना चाहिए, दोनों पार्टनर एक दूसरे को ये सपोर्ट करें कि हमेशा वो ग्रो करे, मेरा पार्टनर भी ग्रो करे, ठीक है। इसके लिए हमेशा मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पार्टनर के लिए 5 साल बाद का एक इमेज डेवलप करें कि 5 साल बाद मेरा पार्टनर इस पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, जो आज की डेट से थोड़ा सा इंक्रीज हो, ग्रो किया हुआ हो, ठीक है ना। और अगर बुरी हालत में है तो एटलीस्ट वो रिकवर्ड और हील्ड कंडीशन में आए। तो वैसी अगर आप एक इमेज बना लें अपने अंदर, तो उससे आप मेजर कर पाएंगे कि हाँ 1 साल 2 साल बाद मैं देख पा रहा हूँ कि उसके अंदर चेंजेस पॉजिटिव आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिवनेस में कई चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कंफ्यूजन्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एक्सप्लेनेशंस हो गए, इन सब को डील करके फाइनली सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना, वो है प्रोग्रेशन। कुछ नया सीखना, वो है प्रोग्रेशन, और वो होना चाहिए। क्रेडिट देना, ग्रेटिट्यूड रखना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में मैंने पूरा एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, आप वो चाहें तो सुन सकते हैं। उसमें आपको पॉजिटिव कैसे रहना है, ग्रेटिट्यूड कैसे सर्व करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। रिलेशनशिप का ना एक बैंक होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि उसमें आपने अपने बिहेवियर से कुछ चीज़ें डिपॉजिट करते हो और अपने ही बिहेवियर की वजह से कुछ चीज़ें वहाँ से हटा भी देते हो, ठीक है। तो जब भी आपका खराब बिहेवियर आपको भी फील हो कि कुछ खराब बिहेवियर हुआ है, विड्रॉ हो गया है कुछ चीज़ें, तो कोशिश करें कि अगले टर्म में आप उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें वापस एड ऑन करके अपने उस रिलेशनशिप के बैंक के अंदर कुछ अमाउंट सिक्योर कर पाए, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे को हर्ट ना करें, क्योंकि जैसे पर्सन हर्ट होता है आपका वो रिलेशनशिप का बैंक बैलेंस नील हो जाता है। जैसे ही कोई पर्सन हर्ट हुआ, ठीक है, वो 1-2 दिन में हील हो जाएगा, 1-2 दिन बाद अपने आप को रिकवर कर लेगा, लेकिन उससे पहले तो ज़्यादातर कंडीशन में जैसे ही हर्ट होता है आपका बैलेंस नील कर दिया जाता है, ठीक है। और कांस्टेंट हर्ट होते जाओगे, एक दिन आपका अकाउंट ही सीज हो जाएगा। एफर्ट्स करने से कभी पीछे ना हटे, एफर्ट्स हमेशा करें। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, यस। ऑल्दो मैं ये भी जानता हूँ कि एफर्ट्स का रेसिप्रोकेशन भी ज़रूरी है, उनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगर आपके एफर्ट्स का कॉन्स्टेंटली कोई रिफ्यूज़ करता है या कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, तो डेफिनेटली आपको वो एफर्ट्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स का पर्पस है और रिफ्यूज़ल का भी अपना पर्पस है। अगर आपके एफर्ट्स किसी के रिफ्यूज़ल पे डोर पे जाके और रिफ्यूज़ ही होने हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि वो डोर आपके लिए ओपन करने की इंटेंशंस नहीं है अंदर। तो अगर वो इंटेंशंस नहीं है तो फिर आपको ही अपने एफर्ट्स
चेंज करने पड़ेंगे और डायरेक्शंस बदलने पड़ेंगे। अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाते हैं कि आपको सामने वाले पर्सन को कैसे रेस्पेक्ट करना है, या कई बार ये पेरेंट्स नहीं सिखा पाते हैं कि एक लेडी को कितना रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, या लेडी को ये नहीं सिखा पाते हैं कि बेटा आप जिस घर जाएंगे शादी करके आप अपने हस्बैंड को कैसे डील करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन स्किल्स हैं, और ये ह्यूमन स्किल्स हर पेरेंट के पास ऑलरेडी नहीं होती हैं। वो अपने बिजी शेड्यूल में उनको पाल पोस के बड़ा कर लें उस अपनी स्ट्रगलफुल लाइफ में, वही उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उनको ह्यूमन स्किल्स और सिखा दें। मैं तो स्कूल भी भेजता हूँ, मैंने कॉलेज भी भेज दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया बंदे को, लेकिन उसमें ह्यूमन स्किल्स नहीं आई। उसको अभी तक ये नहीं पता है कि सामने वाले में इमोशंस हो सकते हैं, अगर आप में हैं तो सामने वाले में भी हैं, ठीक है ना। ये रेस्पेक्ट करना भी नहीं समझ में आता कि अगर मेरे बोलने से सामने वाला हर्ट होता है, आप सामने वाले के बोलने से भी मैं हर्ट होता हूँ, तो इन चीज़ों में बैलेंस कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इस तरीके की ह्यूमन स्किल्स सभी पर्सन के पास में नहीं होती हैं, बट यस इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्रामों से आप सीख सकते हैं। और मेरा पर्पज़ यही है कि अगर आप रिलेशनशिप के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और पॉइंट्स को अगर थोड़ा सा नोट डाउन करें या रिपीट 1-2 बार करके सुन लेंगे, तो आपको ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएगी कि हमारा रिश्ता जो है किसी भी पर्सन के साथ में बेटर हो सकता है। हमें सिर्फ एफर्ट्स करने हैं, और अगर वो पर्सन उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो फिर हमें वो एफर्ट्स नहीं करने, क्योंकि आपके एफर्ट्स को वो डोर ओपन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होना बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए हैं, अलग अलग अपब्रिंगिंग से आए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डेफिनेट है। दोनों के थॉट प्रोसेस अलग, दोनों का एजुकेशन सिस्टम अलग, ठीक है, दोनों की पेरेंटिंग अलग। अब बात आती है जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये डेफिनेट है, तो इनको रिजोल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, जो अभी मैं बात कर ही रहा था कि ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। तो पहला है एक्टिव लिसनिंग। आपके अंदर लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको हर टाइम रिएक्टर बन के नहीं रहना है कि हर टाइम मेरे को तो रिएक्ट ही करना है, रिएक्ट ही करना है, रिएक्ट ही करना है। ये एक वर्ड तो बोले, मैं 10 सेंटेंस सुना दूंगा, उस पोजीशन में नहीं रहना है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स आप सामने वाले की हर स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, बिना अपने एग्रेशन, थॉट और रिएक्शंस को उसमें मिक्स किए बगैर, डिफेंसिव हुए बगैर। कई बार ऑफेंड हो जाता है पर्सन सुनते हुए, और वो फटाक से अपने रिएक्शंस ओपन कर देता है अगेन। नहीं, पहले एक बार आप एक्टिवली उस चीज को सुन लीजिए, क्या वो आप पे ब्लेम कर रहा है या वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा सुनने के बाद जब आपका टर्न आएगा तब आप भी बोलिए कि भाई मुझे इस बात में ये चीज उचित नहीं लगती है, ये अनुचित लगती है, ये ठीक नहीं लगता है, इसको ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, मेरे बिहेवियर को ऐसे नहीं, ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव को भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टे काम, थोड़ा सा आप शांत रहें, ऐसी पोजीशन में रिएक्टिव ना रहें ज़्यादा, ठीक है। कम्युनिकेशन को हमेशा रेस्पेक्टफुल बना के रखें। ऐसा नहीं है कि अब्यूजिव हो जाएं, क्योंकि एक आपके वर्ड्स थोड़े से नेगेटिव गए, सामने वाला हर्ट होना स्टार्ट होगा। सामने वाला हर्ट होना स्टार्ट होगा, डेफिनेट है कि वो भूल जाएगा कि मुझे हर्ट नहीं करना है, ठीक है। अटैक का मतलब अटैक के रूप में लिया जाएगा, और वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में से अटैक के अगेंस्ट अटैक ही निकालेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं, ठीक है ना, तो हमारी जब भी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी हो तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके अपने एंगल ऑफ लाइफ होता है जहाँ से वो पर्सन उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिए कि हो सकता है वो भी सही हो, आप भी सही हो। एक ही टाइम पे दोनों सही भी हो सकते हैं, एक ही टाइम पे दोनों गलत भी हो सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर के आर्ग्यूमेंट ना बढ़ाएं, उसको वहीं रखें, सिर्फ अपना अपना पॉइंट क्लियर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि
कोई मैटर हुआ है और उसको हम रिजोल्व करें, तो उसके लिए नेगोशिएशन के कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब है आमने सामने बैठ के बात करें, या टेलीफोनिकली बात हो रही है तो पॉइंट्स मेंशन करें कि चलो 15 मिनट आप बोल लो, आपकी प्रॉब्लम का जब हो जाए उतना ही देर मैं भी बोलूँगा, उतनी चीज़ आप तसल्ली से सुन लेना, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बात करने के बाद आप इस पॉइंट पे आए कि भाई अब चलिए ठीक है, हम दोनों के पॉइंट्स थे, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही भी नहीं है, तो अब हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि क्या हमें क्या कुछ चेंजेस लाने हैं, कल से हमें क्या नया अपडेशन अपनी लाइफ में करना है, अपने एटीट्यूड में करना है, अपने बिहेवियर में करना है, वो एक म्यूचुअल डिसीजन बनाए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना सीखें, ठीक है ना, थोपना न सीखें। किसी भी पर्सन पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कैपेबल है तो उसको पूछ के उसको दे दीजिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो मना कर रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अरेंज कीजिए कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन प्ले करेगा, ठीक है, या एक्सप्लेन कीजिए कि अगर ये आप प्ले नहीं करोगे, आप ही के रोल से रिलेटेड है, तो कौन प्ले करेगा, ठीक है। और अगर वो प्ले कोई और करेगा तो हु विल द पे, ठीक है ना, कौन उस चीज के लिए पे करेगा, वो भी क्लियर करो। अब आती है फुलफिलमेंट ऑफ नीड, ठीक है ना। नीड जो है वो डिजायर बेस ना होके बेसिक रिक्वायरमेंट बेस हो तो ज्यादा अच्छा है, और इनकी फुलफिलमेंट का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्शन देख लेना चाहिए कि कौन इस चीज को प्ले करेगा, और फुलफिलमेंट किसका कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है, ठीक है। और नीड्स जो भी होती है ना, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मेरे को तो चांद तारे तोड़ के लाने वाला व्यक्ति चाहिए, तो वो नहीं होता है, ठीक है। वो जो कुछ भी चांद तारे तोड़ने जाते हैं वो वापस आते भी बहुत कम ही है। वैसे एक दूसरे के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हर इंसान को होती है, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। जब सिचुएशन आती है तब हम उसको अपोजिशन का पार्टी बना देते हैं, पार्टनर को, और तब हम कह नहीं पाते हैं। जनरली मैंने ऐसे जो भी मैरिटल केसेस में देखता हूँ, डिस्कोर्स के केसेस हो गए या लीगल केसेस जो भी मैं देखता हूँ, वहां पर एक चीज बड़ी क्लियर है, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना भूल गए हैं। वो एक दूसरे को अगेंस्ट पार्टी मानते हैं, और अगेंस्ट पार्टी में वो एक दूसरे को हमेशा डिफीट करने पे ही सोचेंगे। और मैं आपको जब ये पॉडकास्ट पे मैंने बोलना स्टार्ट किया, तभी मैंने ये चीज बता दी थी कि ट्रीट योर रिलेशनशिप एज ए चाइल्ड। आप दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए। एक चीज जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि पास्ट कोई भी ट्रॉमा है, ठीक है ना, चाहे रिलेशनशिप से भी पुराना कोई ट्रॉमा हो सकता है, किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है ना, किसी का अर्ली रिलेशनशिप के इश्यूज जो पड़े रह गए हैं, जिस पे डिस्कशन होना था बट जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से नहीं कर पाए हैं, तो उनको कर लेना चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट लगे हस्बैंड और वाइफ को, एक सेशन, 2 सेशन, मात्र 1-2 सेशन से, मेरे पास इतने फीडबैक हैं, ज़्यादातर कपल्स ने ये कहा है कि सिर्फ 2 सेशन में हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ गए। हमें ये रियलाइज हो गया कि हमसे बेसिक मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, कहाँ हम फंडामेंटल को इग्नोर कर रहे हैं, रिलेशनशिप के फंडामेंटल, और वहीं से वो इम्प्रोवाइज करना स्टार्ट करते हैं और उनकी लाइफ बेटर हो जाती है। उसके लिए उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे से नाराज रहने वाली पोजीशन नहीं रहती। रिजोल्व, जब भी आप कोई भी इशू, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर रहे हैं, तब लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। मैंने कुछ पर्सनालिटीज में देखा है कि वो अपने इंटरप्रिटेशंस जो है अजम्पशन बेस पे बनाए हुए, उसी को 100% ट्रू मान लेते हैं, उसी को दुनिया का एकमात्र सत्य मान के सामने वाले की फैक्ट को, उसकी बात को, उसकी पोजीशन को डिनाई कर देते हैं। उनको लगता है कि जो मैंने सोचा वो एकदम सही है, ठीक है ना, सर्वव्याप्त सत्य वही है, और उनसे, उनके सामने खड़ा रहने वाला और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। तो इसमें मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखें, सामने वाले को अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी दें, उसको सुने भी सही, इग्नोर ना मारें।
उसका पक्ष बिना सुने अगर आपने सिर्फ ये कि हाँ ठीक है इस बात को खत्म करो, खत्म नहीं, उसका भी पक्ष सुना जाए, पक्ष दोनों के सुने जाए और समझे जाए, और फिर फाइनल कंक्लूजन दोनों के म्यूचुअल बेस पे हो। और म्यूचुअल बेस पे जब कंक्लूजन बनाए जाएंगे, डिसीजंस बनाए जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप को हमेशा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। हाँ, आजकल एक दो इश्यूज हैं जो मेरे पास कुछ मैसेजेस आते हैं और उसमें इस तरीके के सवाल भी आते हैं रिलेशनशिप को लेके, या जनरल कभी कहीं ऐसा पैनल डिस्कशन हो रहा होता है तब इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं, या मेरे लेक्चर्स में भी कभी कभार कोई इस तरीके की क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ये जो बेस्ट फ्रेंड वाला जो पेंडेमिक चल रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इस पे जनरली आर्ग्यूमेंट, ये वाला क्वेश्चन जो लड़कों से ज़्यादा रिलेटेड है, लड़के ज़्यादा ये क्वेश्चन उठाते हैं मोस्टली पैनल डिस्कशन के बाद या लेक्चर के बाद में, कि सर हमें सिर्फ ये बता दीजिए इस बेस्ट फ्रेंड नाम के वायरस का ट्रीटमेंट क्या है। हमारे रिलेशनशिप में ना अक्सर कहीं ना कहीं एक आध बार ये बेस्ट फ्रेंड वाला ना, या तो वो इनसिक्योरिटी डेवलप करके चला जाएगा, या तो वो हमारे बीच में एक आर्ग्यूमेंट छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो इसके मामले में मैं सिर्फ इतना सा कमेंट कर पाऊंगा कि दोस्त सभी के होते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपने कितना कंट्रोल करना है, आपने कितना आज़ादी देना है, ठीक है ना, इन सब बातों में पड़े बगैर आप उनसे ही जाके अगर इस बारे में बात करेंगे कि यार मुझे उसकी प्रेजेंस से थोड़ा सा ये चीज़ें इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग दे देता है, या ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, तो मैं मानता हूँ कि एक जेन्युइन पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, और नेक्स्ट टाइम अगर उनके बिहेवियर में कुछ चेंज करना होगा, उनकी प्लेसिंग्स में कुछ चेंज करने होंगे, तो वो जनरली कर देंगे। ठीक है, और चीज़ें सेटल डाउन होती नज़र आती हैं, और मैंने देखे हैं कि हो जाती हैं। लेकिन बस ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप वो इनसिक्योरिटी अपने अंदर रखना चाहते हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, और अपने अंदर अजम्पशंस डेवलप करेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे, उससे बेटर है बी वेरी क्लियर, बी स्ट्रेट, पूछ लो। अगर आपको कोई लगे डाउट, पूछो, पूछने पे एक्सप्लेनेशन आएगा, एक्सप्लेनेशन पे आप अंडरस्टैंड करें कि हाँ ठीक है, समझने लायक है, नहीं समझने लायक है, फिर क्वेश्चन कर लें। ठीक है, बट आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा इंटरोगेट ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि इंटरोगेशन किसी को भी ये फील दे देता है कि उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, और उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव चली जाती हैं। ठीक है, इमोशनल इनफिडेलिटी के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली मैं कंसीडर करूँगा कि ये भी आजकल प्रॉब्लम है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट्स डेवलप होते हैं, उससे पार्ट एक डेवलप हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट लाइफ में, जो इसके साथ में कभी कभार थोड़े टाइम पैरेलल चलता है। तो वो भी मैं मानता हूँ कि इस पे भी डिस्कशन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में आप दो लोग हो पार्टनर, और आपस में आप ही दो हो, बाकी दुनिया ही नहीं है, बाकी आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सभी लोगों की ज़रूरत है। आप सोशल क्रिएचर हो, सिर्फ दो लोगों का सोशल क्रिएचर नहीं हो। सोशल क्रिएचर का मतलब यूनिटी बड़ी होती है, यूनिट, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ओपननेस के साथ में एक्सेप्ट करें कि यस, हमारी सोसाइटी बड़ी है, तो हमारे रिलेशनशिप, इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस जो हैं वो वास्ट लेवल पर होते हैं, थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं कभी कभार। ठीक है, कभी कभार नॉलेज, अवेयरनेस डेवलप करते हैं, कभी सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं, कभी फ्रेंड्स लोग आपको वो जॉइनफुल कंडीशन तक ले जाते हैं जहाँ तक आप नहीं जाना चाह रहे हैं। तो कई बार वो चीज़ें हेल्प करती हैं, आई थिंक। बट यस, इमोशनली टोटल कहीं और चला जाता है, तो ये रिलेशनशिप का टोटल लॉस है कि अटेंशन और जो केयर, जो सपोर्ट, जो प्यार, जो एक जगह मिलना था, और वो नॉमिनेटेड को ना मिलके किसी और को जा रहा है, तो डेफिनेटली वो इनफिडेलिटी है, उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए ठीक से, और उसको ट्रीट भी करना चाहिए। ठीक है, अपसेट
टू रीसेट। जब भी आप अपसेट हो, रीसेट करें। अब क्या रीसेट करना है उसको ध्यान रखें कि जब आप अपसेट होते हैं, जनरली सामने वाले को अवॉइड या इग्नोर कर देते हैं, उससे बात नहीं करेंगे। तो एक चीज में बहुत छोटी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, 100 दिन की जिंदगी है, उसमें 4 दिन आप नाराज रहना चाहते हैं, तो वो जिंदगी फिर 96 डेज की कंसीडर करें आप, क्योंकि 4 दिन नाराजगी में कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और बाद में रिग्रेट करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आते, नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो अपसेट से बेटर है कि आप रीसेट करने में अपना वर्क करें, अपने आप को रिपेयर और हील करें। ठीक है, बात कर लें, कभी भी इस चीज को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, क्योंकि जनरली आपको नहीं पता कि आजकल के इन्वायरमेंट में मैं देखता हूँ मेरे फेवरेट सिंगर का अचानक डेथ हो जाता है। ठीक है ना, अचानक से अच्छे अच्छे लोग 2024 में तो काफ़ी लोग छोड़ के गए हैं। ठीक है, कुछ एज के साथ गए हैं, कुछ एज के बगैर भी चले गए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी डराती हैं आजकल लोगों को कि लाइफ जो है वो अब अनसर्टेन हो गई है कम्प्लीटली। पहले होता था कि नहीं, एजेड पर्सन है उसकी डेथ हो रही है, अब तो कभी भी, और बिल्कुल फिट जिम जाता हुआ इंसान, बिल्कुल एकदम फिट स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसका भी हार्ट अटैक से डेथ हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। हमारे एक बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो खुद मतलब हार्ट के बारे में इतना उनका अवेयरनेस, इतना नॉलेज, इतनी जानकारी, और अचानक उनको इतनी कम एज में उनको हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ होगा। ये भी हमें बहुत पेन देती हैं ये सारी सिचुएशन, और इनकी वजह से कई बार हम अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि लाइफ सर्टेन नहीं है। तो हमें ये नाराज होते समय सोचना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है तो कल वो इंसान होगा नहीं होगा, नाराज होके क्या मिलेगा। इससे अच्छा जब तक आप साथ हैं उस जर्नी को एंजॉय करें। दो लोग अगर साथ में सफर पे निकले हैं, जिंदगी के सफर पे, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। इसके बाद एक दो इश्यूज और भी हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि सर हमारे यहाँ तो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है फेमिनिज्म का। ठीक है, तो मैं इस पे बहुत कम स्टेटमेंट में ये बात खत्म कर देता हूँ कि मानव प्रजाति में पुरुष और महिला का निर्माण जो हुआ है ना, वो समान रूप से हुआ ही नहीं है, परंतु समानांतर रूप से हुआ है। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो ये समझ सकता है कि समानांतर क्या है और समान क्या है, तो वो समझ जाएगा कि हमारे अंदर असमानताएं होती हैं, लेकिन हम चलने के लिए समानांतर हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन है, हम एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे के। तो अगर वो ये समझ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कभी और चर्चा की जाएगी। हाँ, एक जो इशू है जिस पे अक्सर मतलब ड्यूरिंग द सेशंस हम नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो ये पॉइंट हमेशा हर कपल में पाया गया है कि उनको अपना ईगो सेल्फ रेस्पेक्ट लगता है और सामने वाले का सेल्फ रेस्पेक्ट भी ईगो लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जो बताने वाला हूँ ये एक आई ओपनर है, इसको ध्यान रखिए कि जब भी आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि सामने वाला गलत है, सामने वाले को कुछ सजा देने का आपका मन कर रहा है, सामने वाले से नाराज होने का मन कर रहा है, ठीक है ना, सामने वाले पे गुस्सा आने का मन कर रहा है कि ये कर दूं या वो कर दूं, तो फिर वो आपका ईगो है। क्योंकि आत्मसम्मान किसी और के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर इस तरीके की भावना आ रही है कि सामने वाले के साथ कुछ हो, तो आप समझिए कि वो आपका ईगो बोल रहा है, और उसको कूल डाउन कीजिए, उसको समझाइए कि हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, सजा देने की तरफ नहीं जाना है। आप जस्टिस नहीं है, ठीक है ना।
यस, इंटीमेसी के मामले में पार्टनर्स इंटीमेसी को ना भूलें। इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना लॉन्ग टर्म तक हो सकता है उतने लॉन्ग टाइम तक रखें इंटीमेसी, कोई इशू नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी जितनी आपकी बॉडी कंफर्टेबली एक्सेप्ट करती है उतनी, ठीक है। जनरली सबके हार्मोन लेवल अलग अलग होते हैं, सबका वर्क प्रेशर, वर्कलोड डिफरेंट काइंड का होता है, स्ट्रेस लेवल आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, ठीक है। ऑल्दो इंटीमेसी के बारे में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि इंटीमेसी की वजह से आपके हार्मोन्स के रेगुलेशंस जो हैं वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं। तो अगर वो होता है तो इट्स वेरी गुड। आपका ना एक नेविगेशन सिस्टम ब्रेन का वो बड़ा जरूरी है, जो इस तरीके के नॉलेज शेयरिंग के बाद डेवलप होता है कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है, ठीक है, या कोई भी डाउट या कोई भी इनसिक्योरिटी या कोई भी फियर, कोई एंजाइटी, इस बारे में हमेशा अपने पार्टनर से खुल के बात करें, ठीक है। सो उसकी वजह से आपको पार्टनर कभी कभार उस एंजाइटी से फ्री कर देगा, उस स्ट्रेस बर्डन से फ्री कर देगा। उस टाइम पे वो छोटा सा सपोर्ट ही देगा और उसी से ही आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन कई बार हम उस बर्डन को लेके घूमते रहते हैं और अचानक से फिर बर्नआउट कंडीशन आ जाती है या विड्रॉल पैदा हो जाते हैं, और तब सामने वाला पार्टनर भी उस पोजीशन में नहीं होता कि वो आपको सपोर्ट दे पाए और हैंडल कर पाए सिचुएशन को, ठीक है। परफेक्शन सिंड्रोम, यस ऑफ कोर्स, परफेक्शन सिंड्रोम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं, कपल्स हैं, वो उसमें कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसको हर चीज़ बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर वो अपने इस बिहेवियर को, परफेक्शन के बिहेवियर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं। क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में कई बार चीज़ें उनके हाथ से छूट जाती हैं। हो सकता है वो बहुत कैपेबल पर्सन हो और हर चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन में सेम कैपेबिलिटी हो। तो परफेक्शन के इस सिंड्रोम से थोड़ा सा बाहर आके रहना चाहिए। रिलेशनशिप में एक चीज़ बेसिकली नहीं होनी चाहिए, ब्लेम गेम, ठीक है। कुछ लोग हमेशा ये करते हैं, ठीक है, कि हर छोटी बात का ब्लेम किसी और पे डालते रहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में कोई बिलीव नहीं है, किसी भी गलती के लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानते ही नहीं है। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स चाहे कहीं कितनी भी बार रिजोल्व कर लिए जाएं, अगर ब्लेम गेम खेलने वाला पर्सन है तो एट द एंड उसका लाइफ बेटर नहीं किया जा सकता। वो नार्सिसिज्म से बहुत कनेक्टेड पर्सन होते हैं और उनके साथ में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। डाउट पहले क्लियर कर लो, कॉन्स्पिरेसी डेवलप करने से पहले ही कर लो, ठीक है ना। ये भी समझना जरूरी है कि प्यार का जो तरीका है वो मेल का और फीमेल का अलग अलग है। इस पे भी हमारा एक पॉडकास्ट आएगा जिसमें हम ये डिफरेंसेस पे बात करने वाले हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिश्ता कैसे और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। हाँ, अब बात आती है रेड फ्लैग्स के बारे में कि रिलेशनशिप कहाँ ध्यान रखना है। रेड फ्लैग एंट्री है, अगर आपको ऐसे रिलेशनशिप से छुटकारा लेना है या निकलना है टाइमली, ठीक है, तो इन रेड फ्लैग्स पे फोकस कीजिए। या आप किसी और रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, एंगेजमेंट करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, या नया पार्टनर के साथ एंगेज होने वाले हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दीज रेड फ्लैग्स। एब्यूजिव, ठीक है, जिसकी एटीट्यूड में एब्यूजिव लैंग्वेज दिखती रहती हैं आपको बार बार, चाहे वो आपके अगेंस्ट यूज नहीं करता है, कहीं और यूज करता है, बट दिखती रहती हैं, मान के चलिए बुरे वक्त में वो भूल जाएगा कि आप उसके पार्टनर हो। कुछ लोग बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना, गेस लाइट करने वाले पर्सन, ब्लेम गेम खेलने वाले पर्सन, ठीक है ना,
इग्नोर और अवॉइड कर करके आपके इमोशंस की धज्जियां उड़ाने वाले पर्सन, इस तरीके के पर्सन्स अगर आपके सामने हैं और कॉन्स्टेंटली करते हैं, एक आध बार हो जाए ठीक है, एक्सप्लेनेशंस मिल जाएं, आप सेटिस्फाई हो जाएं, इट्स ओके। अदरवाइज ये ऑल्दो ये एक एबिलिटी होती है, ये स्किल है, मैनिपुलेट करना एक स्किल है, बट अगर किसी को हैबिट हो जाती है ना कॉन्स्टेंटली यूज करने की, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक पर्सन है, ठीक है। क्योंकि जहर से दवा बनती है, एंटीडोट बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हर इंसान जहरीला सांप नहीं पाल सकता, इसके लिए लेबोरेटरी और साइंटिफिक नॉलेज चाहिए होता है। डबल स्टैंडर्ड्स जिन लोगों के हैं, रेड फ्लैग हैं, कंप्लीटली रेड फ्लैग हैं। ऑनेस्टी इश्यूज हैं, लॉयल्टी इश्यूज हैं, रेड फ्लैग हैं डेफिनेटली। बिहेवियर पैटर्न देखिए कि वो क्या रिलेशनशिप को कॉन्स्टेंटली हार्म करने वाले हैं, रिलेशनशिप को, ठीक है ना, वो आपको कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप को देने के लिए, उनको रिलेशनशिप पे कोई बात नहीं करनी है, ग्रोथ पे, अपने आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ पे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, तो रेड फ्लैग है। आपकी सेट बाउंड्रीज हैं कुछ, ठीक है ना, उसको डिसरिगार्ड करने वाले लोग, आपकी बाउंड्रीज को आपने अपने लिए कोई नियम कायदे बना रखे हैं अपने जीवन के लिए, ठीक है ना, उनको नहीं मानने वाले लोग हैं, बार बार उसको तोड़ते हैं, उन नियमों को तोड़ते हैं, ठीक है ना, आपको जिस चीज से नफरत है वही चीज वो बार बार करते हैं, डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है, समझना चाहिए इस चीज को। कंसेंट के बगैर कुछ चीजें होना पार्टनर्स के साथ में डेफिनेटली रेड फ्लैग है, कंसेंट बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बचपन से बेक बीचिंग की आदत पड़ जाती है। गॉसिप्स करना सोशल सिस्टम का पार्ट है, मैं मानता हूं, बट गॉसिप इज नॉट लाइफ, और ना वो फ्रूटफुल है आपकी लाइफ के लिए। वो आपको लगता है कि एंटरटेनिंग है, कुछ लोगों को लगता है, मैं सभी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे सोशल लाइफ तो ऐसे ही चलती है, विदाउट गॉसिप सोशल लाइफ ही क्या है। यस, विदाउट गॉसिप सोशल लाइफ कुछ सोशियोलॉजिस्ट की बहुत अच्छी रही है, ठीक है, कुछ सोशल वर्कर्स की भी बहुत अच्छी रही है, कुछ चेंज एजेंट थे जिन्होंने सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए उनके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना गॉसिप के सोसाइटी का डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा एंगेज्ड लोग हैं तो वो भी एक रेड फ्लैग है। जिनका कोपिंग मैकेनिज्म जो है उसमें ज़्यादातर ऑफेंड होने का सिस्टम है, वो भी एक रेड फ्लैग है। कि आप जब भी कुछ एक्सप्लेन करने की जाएं, एग्जाम्पल किसी चीज़ से दें और वो अपने ऊपर ही ले रहा है बार बार उसी चीज़ को, तो मीन्स उनके अंदर कहीं ना कहीं ऑफेंड होने का एटीट्यूड है, और ऑफेंड होने वाला पर्सन थोड़े टाइम तक अपने आप को काम रख पाएगा, वो रिएक्टिव हो ही जाता है ज़्यादातर कंडीशन में। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपके अगर व्यू पॉइंट का कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, डेफिनेटली रेड फ्लैग है। आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली है कि आप वहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर गलती से ऐसी जगह पर है तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। उनके बिलीफ सिस्टम को भी समझना चाहिए कि उनका बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होते हुए आया है, ठीक है ना, क्या वो क्रिटिसिज्म में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है ना, हर पर्सन का कोई ना कोई क्रिटिसाइज करना क्या उनकी हैबिट है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। क्योंकि वो आज आपके सामने नहीं करेंगे बुराई, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली से स्टार्ट कर लें, ठीक है, या आपके आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में नेगेटिव बात करना स्टार्ट करें, और धीरे 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 वो फिर फाइनली आपको बॉदर करना स्टार्ट कर देगी। लॉन्ग टर्म में रेड फ्लैग है वो। हाँ, आपकी वीकनेसेस
कई बार हम पार्टनर के साथ में शेयर कर लेते हैं कि मेरी कोई वीकनेस है, मैंने पार्टनर को शेयर कर दी, फिर पार्टनर उसी वीकनेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेता है आपके अगेंस्ट, ठीक है। सो टेक केयर अबाउट इट, कि वो भी एक रेड फ्लैग में काउंट होता है। यस, तो ये था आज रिश्तों के बारे में। मैंने जितना मैं अपने तरफ से बता सकता था मैंने शेयर किया है। अपने कंसल्ट करने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया है, जितने केसेस को डील किया है, उन सब के बिहाफ पे मैं ये कुछ चीज़ें जान पाया हूँ जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब बात आती है कि जब आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ गए, सब कुछ आपको फंडामेंटल्स पता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशंस कैसे निकालने हैं वो आपको पता है, ठीक है, करंट एरा में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं वो भी आपको पता है, सब कुछ रिलेशनशिप के बारे में आपने जानने की कोशिश की। एक आखिरी पॉइंट, जब रेड फ्लैग्स आप जान लें तो रिलेशनशिप को एग्जिट करने का भी एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां से गायब हो जाना है, मिस्टर इंडिया नहीं बनना है आपको, ठीक है। वहां से गायब होने से ज़्यादा बेटर है आप एक इजी एग्जिट पॉलिसी का यूज़ करें, उस पर्सन को बिठाएं, अपने पार्टनर को समझाएं कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना, रिश्ते में आप अगर एंटर कर चुके हैं, ठीक है, ये रेड फ्लैग्स जो है ना, अगर एंट्री गेट पे अगर दिख जाएं तो आपने एंट्री ली नहीं, आप वहीं से टर्न आउट हो गए तो वो तो ठीक है फिर भी। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आज आप सुन रहे हैं और आज आपको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं यार, 3-4 सालों से मैं तो यही झेल रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, और आपको ये सारे रेड फ्लैग्स नजर आने लगते हैं, तो उसके लिए आप एक इजी एग्जिट पॉलिसी का यूज करें। सामने वाले पर्सन को बिठाएं, समझाएं, समझ पाते हैं आपके लेवल पे बहुत अच्छा है, उनको बताएं कि यहाँ यहाँ चेंजेस की आवश्यकता है, इसके लिए मेरी कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट लगेगी वो बता दें, मैं वो करूँगा, ठीक है, या करूँगी। अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो सेकंड स्टेज में आप सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या मैरिज काउंसलर के पास में या कपल काउंसलर के पास में, और वो आपको इन चीज़ों पर बेटर हेल्प प्रोवाइड करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करवाएंगे। उन प्रैक्टिसेस से आप के अंदर, पार्टनर के अंदर कुछ प्रॉपर चेंजेस आएंगे। क्या वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं, उनको वो 3-4 महीने का टाइम दीजिए। अब आप भी देखिए कि हाँ, हम सेटल पोजीशन तक पहुंच गए हैं कि यहाँ से अब रास्ता ठीक लग रहा है हमें दोनों का, हमारी जर्नी अब नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, तो कैरी ऑन कीजिए। लगता है कि नहीं, अभी भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है, पार्टनर वैसा का वैसा है, तो फिर आप बताइए उनको कि अब अगले 2-3 महीने जो हैं हम अपने एफर्ट्स नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे एक दूसरे से दूर रहने की, और धीरे धीरे इस चीज़ को हम ख़त्म करने की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट से रिश्तों में आए थे तो म्यूचुअल कंसेंट से ही रिश्तों को एग्जिट भी करना चाहिए। एक व्यक्ति ने रिश्ता नहीं बनाया होता है, 2 लोगों ने बनाया होता है, तो अचानक एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करे कि मेरे को ये रिश्ता ख़त्म करना है, ठीक है। बैठ के बात की जानी चाहिए कि मेरे को ये रिश्ता ख़त्म करना है। और कुछ लोगों के साथ ये ट्रबल मैंने देखी है सोसाइटी में, क्योंकि प्रेशर है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के, मेल पे अलग तरीके का है, फीमेल पे अलग तरीके का है। तो कई बार मैंने देखा है फीमेल के मन में इच्छा है कि रिलेशनशिप ख़त्म करना है, लेकिन बिकॉज ऑफ सोसाइटी का प्रेशर आ जाएगा, सोसाइटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ब्लेम आ जाएंगे, तो मैं कैसे कहूँ, ठीक है, तो वो टेंट्रम यूज़ करते हैं कि चलिए ठीक है, इस तरीके से करेंगे कि सामने वाले ही परेशान होके मुझसे छुटकारा ले लेगा, ठीक है ना। एजेंडा उनका था। इस पे मेरे को राहत इंदौरी जी का एक शेर भी याद आता है, ठीक है ना, वो छोड़ दिया उसने बेहतर है, इसका इरादा मैंने किया था, ठीक है ना। तो वो जो वाली बात है वो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि छोड़ कोई और गया है और इरादा किसी और ने किया है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि वो जो टेंट्रम टाइम है, जितने टाइम तक आप सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट करेंगे, जितने टाइम तक उस पर्सन को आप टॉर्चर करेंगे, ठीक है ना, और फिर वो आपसे अपने आप को फ्री करने के लिए एफर्ट्स करेगा, इससे बेटर है कि इजी एग्जिट पॉलिसी में कह दीजिए कि भाई मेरा मन नहीं है, ठीक है। और रेस्पेक्टफुली अगर दोनों
डीअटैच होके और अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है, मैंने काफ़ी केसेस में यही देखा है कि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कि नहीं नहीं नहीं, बाद में सोसाइटी ब्लेम करती है साहब। हम अगर मुंह से कह दें तो मार्केट में तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो इस परवाह के कारण कई लोग ब्लेम गेम खेल लेंगे, कई लोग झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे, ठीक है ना। और इस चक्कर में कुछ लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं परेशान होके, किया कुछ नहीं, लेकिन उनके साथ इतना सब कुछ होने लगता है कि बेचारा उसको झेल नहीं पाता पर्सन। तो इन सब बातों को मेरे हिसाब से ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। बदला लेने के भाव अगर किसी के अंदर पैदा हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो उनको अपना मेंटल हेल्थ चेक करवा लेना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। बदले लेने के भाव पैदा होना आपके अपने मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो कभी भी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपके साथ में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इन रियल, नॉट इन योर ब्रेन, कई बार होता है कि रियलिटी में कुछ और हुआ है और आपने अपने ब्रेन के लिए कुछ और बनाया है, ठीक है ना। क्योंकि सबका जो रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का है, ठीक है ना। मैं भी आंखें बंद करके बोलूँ कि मेरे को बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है तो दैट्स रियलिटी, ठीक है ना। बट मैं दिन में ये बात बोल रहा हूँ तो इट्स नॉट ट्रू कि रात है, ठीक है ना। वो मेरे लिए अंधेरा है क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। बाहर तो उजाला है ना, तो जो उजाले को देख रहे हैं आंखें खोल के उनको उजाला ही नजर आएगा। मेरे लिए 10 लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं सही हूँ, और मैं ही सही हूँ वाली अगर फीलिंग बार बार पैदा होती जा रही है, दुनिया सारी गलत है, तो फिर एक बार अपना चेकअप भी करा लेना चाहिए कि हम रियलिटी से कहीं भाग तो नहीं रहे, ठीक है ना। कभी कभार छोटी छोटी नाराजगियां जो होती हैं वो बड़ा रूप ले लेती हैं, और छोटे छोटे ईगो जो होते हैं वो इतने हावी हो जाते हैं कि अच्छे से अच्छे रिश्तों को खराब कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने आई ओपनर दे दिया था ईगो के बारे में और सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, उसको सुनिए, समझिए और अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और रिश्तों को बेहतर बनाएं, बेहतर जिएं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपके साथ पार्टनर है आपका, तो आपकी जर्नी जो है वो आनंद वाली होनी चाहिए, खुशियों के साथ होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत जन्म से हुई है, मरने तक चलती रहेगी, और इस जर्नी को काटने के लिए अगर आपके साथ पार्टनर है तो इससे खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती है। तो उस पार्टनर को उतना रेस्पेक्ट दीजिए, उस पार्टनर को उतना प्यार दीजिए, बदले में उससे भी यही चीज़ें लीजिए और अपनी जर्नी को पूरा कीजिए हंसी खुशी के साथ में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में शुभ रात्रि। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से हम बात करेंगे बेहतर रिश्तों के बारे में।